क्योंकि एक चीज मैं और ओपन कर दूं और बाद में मैं इनपुट कर दूंगा। मैं शेयर कर दूं जरा स्क्रीन। वो ये कि भाई जो हमने रीडिंग करनी ना रिक्वायरमेंट, हमने साथ साथ क्या करनी है, उसकी हेडिंग बना देना है। तो सबसे पहले जब भी आपने क्वेश्चन को शुरू करना है तो ऊपर एक हेडिंग देनी, ऑल वर्किंग्स आर इन दी स्प्रेडशीट। इसको जरा मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए विजिबल रहे। ठीक है, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिक्वायरमेंट। जी उमर, हम गूगल शीट के ऊपर ही करेंगे, लेकिन ये वर्ड वाली फाइल में बाद में आपको शेयर कर दूंगा। हम गूगल शीट पर ही करेंगे, मैं बाद में शेयर करूंगा आपको। अच्छा, रिक्वायरमेंट ए कहता है बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, कहता है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है, एस्टिमेट जूलास कंपनी इक्विटी वैल्यू बेस्ड ऑन डिविडेंड एंड फ्री कैश। तो हमें क्या करना है, एस्टिमेट करनी है जूला कंपनी की इक्विटी वैल्यू बेस्ड ऑन डिविडेंड्स। तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें इक्विटी वैल्यू बेस्ड ऑन डिविडेंड्स और इक्विटी वैल्यू निकालनी है बेस्ड ऑन फ्री कैश फ्लोज। अच्छा, किस वक्त इफ इट अंडरटेक्स द इनिशियल पब्लिक ऑफर, अगर वो इनिशियल पब्लिक ऑफर लेती है, यानी एक खास कंडीशन में आपने वैल्यू निकालनी है। वो क्या है कि हम आईपीओ करेंगे एंड कमर्शलाइजेस इट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली, और फिर वो जाहिर आईपीओ कर रही है ताकि वो गेमिंग प्लेटफॉर्म को कमर्शियली कर सके, यानी ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो, उस कंडीशन में आपने निकाली। तो पहली रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ कैलकुलेशन। अगर मैं रिक्वायरमेंट बी पढ़ता हूं तो उसने कहा कमेंट ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन इन पार्ट ए। तो एक तो उसने कहा कमेंट करो उस रिजल्ट के ऊपर, और फिर उसने कहा डिस्कस वेदर यूजिंग फ्री कैश फ्लो विल प्रोवाइड ए बेटर एस्टिमेट ऑफ जूलास कंपनी इक्विटी वैल्यू इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। तो यहां जो दो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट बी क्या क्या है, एक कमेंट करना है ऑन दी रिजल्ट्स, और फिर डिस्कशन करनी क्या, वेदर फ्री कैश फ्लो इज बेटर देन डीवीएम। यही पूछा ना उसने रिक्वायरमेंट बी में हमसे। क्यों जी, यही पूछा ना रिक्वायरमेंट बी में। और इसके बाद हम रिक्वायरमेंट सी की तरफ बढ़ते हैं। तो रिक्वायरमेंट सी में कहता है डिस्कस करना है वेदर दूल्हा कंपनी वुड बेनिफिट मोर फ्रॉम ऑब्टेनिंग अ लिस्टिंग थ्रू ए रिवर्स टेकओवर इंस्टेड ऑफ एन आईपी। तो आपको इवेल्युएट करना है क्या, वेदर आईपीओ इज बेटर देन, आरटीओ लिख रहा हूं, रिवर्स टेकओवर। ठीक है, ये उसने मुझसे कहा कि मुझे बताओ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिसंबर 24 में आया, ये उसने आपसे क्वेश्चन किया। प्रोफेशनल मार्क्स अगर हम देखें तो उसने लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल मार्क्स हमें मिलेंगे किसमें, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन में। हमें प्रोफेशनल मार्क्स मिलेंगे स्केप्टिसिज्म के, और हमें प्रोफेशनल मार्क्स मिलेंगे कमर्शियल एक्यूमेन के। ठीक है, तो ये भी उसने मैं मेंशन कर दिया कि जी कौन कौन सी स्किल्स हमने डेमोन्स्ट्रेट इसमें करनी है पेपर में। राइट,
तो अब रिक्वायरमेंट को सबको समझ आ गई, रिक्वायरमेंट से रेलेवेंट तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो अब हम करेंगे क्या कि हमने अब एग्जिबिट्स पढ़ने, और एग्जिबिट्स पढ़ते वक्त कोशिश करते हैं कि रिक्वायरमेंट बाय रिक्वायरमेंट हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, ताकि उतने एग्जिबिट पढ़ के अगर हमारा डेटा कंप्लीट हो गया है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लें और उसको सॉल्व करें। और पहला क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है, तो वो होगा स्प्रेडशीट में। उसके लिए मैं गूगल शीट के ऊपर सॉल्व करूंगा और बाद में आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूंगा। तो अब अगर मैं इसके एग्जिबिट पढ़ता हूं, तो पहले एग्जिबिट में उसने बताया कि जूला कंपनी इज एन अनलिस्टेड कंपनी। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त ये कंपनी अनलिस्टेड है। ओरिजिनली फाउंडेड बाय ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु आर कंपनीज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसमें ये बात इंपॉर्टेंट होगी कमर्शियल एक्यूमेन और स्केप्टिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंपनी के जो इस वक्त अनलिस्टेड कंपनी में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, यानी जो मोस्ट ऑफ द बोर्ड है, वो आपस में फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो उनकी तो आपस में दोस्ती है, वो आपस में जो भी फैसला करेंगे वो मान लिया जाएगा। इट इज इन्वॉल्व इन द सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, तो ये भी जरूरी होगा कि आप नेचर ऑफ प्रोडक्ट या नेचर ऑफ बिजनेस को जरूर रखो, क्योंकि कमर्शियल एक्यूमेंट में बाज दफा डिस्कशन में नेचर ऑफ की बिजनेस होता है ना, वो मैटर करता है। बात चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अप्लाई हो रही होती हैं, वो एक सर्विस बिजनेस में अप्लाई नहीं होती। ठीक है, अब ये जो ऑनलाइन गेमिंग एंड एक्सपीरियंस है, इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती। ठीक है जी, एंड हैज बिल्ट एन एक्सेलेंट रेपुटेशन इन द एरिया। Zulo company has recently developed an innovative online gaming platform. उन्होंने एक नया ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। Zula's company executive officers are of the opinion that they will need extra funding. तो क्या आ रही है, नीड क्या आ रही है उनको लिस्टिंग होने की, कि क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए इन ऑर्डर टू कमर्शियलाइज द गेमिंग प्लेटफॉर्म, ताकि वो कमर्शियलाइज कर सके गेमिंग प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुली। एंड देयरफॉर लुकिंग टू लिस्ट Zula कंपनी थ्रू एन आईपीओ। इसलिए वो क्या सोच रहे हैं कि लिस्टिंग करें। तो हमें इस क्वेश्चन में लिस्टिंग की नीड क्या है, कि हमें पैसे चाहिए, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए, अब जो कि इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमें लगता है कि अगर हम लिस्ट हो जाएंगे तो हमारे पास ये फंड्स की अवेलेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, एग्जिबिट 2 में चलते हैं। तो सिगर द कंपनी सीईओ इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कंपनीज करंट इक्विटी वैल्यू कैन बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन Zula's कंपनी एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स। तो जो सीईओ है उसका ओपिनियन ये है कि वैल्यू किस पे हम डालेंगे, डिविडेंड्स मेथड से। अब ये रिक्वायरमेंट में भी लिखा हुआ था। जबकि सीएफओ इज नॉट कन्विंस्ड बाय द सीईओ's ओपिनियन एंड थिंक्स दैट Zula's कंपनी करंट इक्विटी वैल्यू शुड बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो टू फर्म। तो दोनों में एक सीईओ कह रहे हैं डीवीएम हो, और सीएफओ क्या कह रहा है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म मेथड हो। The following financial information can be used to estimate Zula's company equity value। नीचे इंफॉर्मेशन मिल गई। अब वो क्या क्या इंफॉर्मेशन, एक में जरा मैं इसको स्क्रॉलिंग ठीक कर लूं। Zula company has not been able to pay significant level of dividend as it has constantly needed cash to fund its online games and experience development। तो पास में उसकी कोई डिविडेंड की कोई ज्यादा हिस्ट्री नहीं। The company is expected to pay dividend of only $0.6 per share in each of the next 3 years। तो आने वाले 3 सालों में हर साल वो कितना डिविडेंड पे करेगा, 0.36 का। जबकि इन ईयर 4 वो कहता है डिविडेंड जो है वो एंटिसिपेट कर रहा है कि वो इंक्रीज हो जाएंगे कितने पे, 0.2 पर शेयर, और ईयर 4 से ऑनवर्ड है, और ये फिर हर साल 10% एवरी ईयर ग्रो करते रहेंगे। तो यहां पे हमें डिविडेंड की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि पहले 3 साल डिविडेंड कितना है, 0.6 का, चौथे साल 0.2 का है, और फिर इसने हर साल जो है वो ग्रो करते जाना है। अच्छा, अब
The most recent financial information, Zula company sales revenue was $603 million. ये उसने सेल्स रेवेन्यू दे दिया, प्रॉबेबली फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकालने के लिए शायद हमें चाहिए हो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में उसने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दे दिया है। उसने कहा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने जो डेप्रीसिएशन यूज की है वो $12 मिलियन की है, और इंटरेस्ट ऑन डेट 4 मिलियन का है, और हमने जो टैक्स पे किया है वो $8 मिलियन का है। ठीक है जी। अब उसने ये भी कहा इट इज एस्टिमेटेड दैट Zula कंपनी मेड एन एक्चुअल कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ $20 मिलियन। तो उसने $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की है नॉन करंट एसेट्स में एंड वर्किंग कैपिटल दोनों में, तो उसने इकट्ठी बता दिया। अच्छा, उसने ये भी कहा कि इट इज एस्टिमेटेड दैट द लास्ट 5 years Zula's company growth rate, sales revenue and profit and cash flow had been largely the same। तो पिछले 5 सालों में कहता है कि जो ग्रोथ रेट है वो चेंज नहीं हुआ। 5 years ago the sales revenue was $358 million। अब 5 साल पहले सेल्स रेवेन्यू कितना था? 358 मिलियन का। अच्छा, Zula कंपनी कहता है मेंटेन करेगा लॉन्ग टर्म गियरिंग ऑफ 10% डेट एंड 90% इक्विटी। तो अगर हम फ्री कैश फ्लो टू फर्म मेथड यूज कर रहे हैं तो इससे टोटल वैल्यू चूंकि निकलती है, तो इस वैल्यू से हमें क्या मिलेगा? क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, इक्विटी वैल्यू निकाल सकेंगे हम इन मार्केट वैल्यू टर्म्स। एंड इट हैज 110 मिलियन शेयर्स इन इश्यू। तो उसने नंबर ऑफ शेयर्स भी बता दिए कि कितने ज्यादा। उसने ये भी बता दिया कि कंपनी की जो करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है 14%, जबकि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो है 15%, और रेट ऑफ टैक्स भी 20% का गिवन है। कहता है आफ्टर दी आईपीओ, आईपीओ अगर वो लेते हैं तो क्या होगा? न्यू गेमिंग प्लेटफॉर्म हैज बीन कमर्शियलाइज्ड। Zula कंपनी, क्योंकि उसने कहा था आईपीओ हो जाए और नया गेमिंग प्लेटफॉर्म भी कमर्शियलाइज हो जाए, इन दोनों के बाद आपने बताना है। तो ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है कि इनके बाद होना क्या है, क्योंकि ये तो करंट डेटा है। Zula company executive office think that there will be a subsequent 30% increase in the company's equity value। तो अभी जो पीछे डेटा दिया हुआ है वो आईपीओ और गेमिंग प्लेटफॉर्म के कमर्शियलाइज होने से पहले पहले। रिक्वायरमेंट में उससे पूछा था इसके बाद, तो इसके बाद क्या डिफरेंस आना है कि जो हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे उसमें 30% का इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, जो हम करंट वैल्यू निकालेंगे ना उसमें 30% का इंक्रीज करेंगे तो आएगा। तो एग्जिबिट 2 कंप्लीट करने के बाद मेरा ख्याल है हम रिक्वायरमेंट ए और बी का डेटा जो है वो पढ़ चुके हैं। तो जब आपको ये एहसास हो जाए कि भाई आपने जी इक्विटी में ना हमने वैल्यू भी इक्विटी की निकालनी, वैल्यू भी इक्विटी की निकालनी है। आईपीओ करते वक्त शेयर भी इक्विटी के लेने हैं ना उमर, तो वैल्यू भी इक्विटी की लेनी। देखो, डीवीएम से भी इक्विटी की वैल्यू थी, फ्री कैश फ्लो टू फर्म मैथड है, लेकिन लेनी तो इक्विटी की वैल्यू है, तो इंक्रीज में सिर्फ इक्विटी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहां आप दो एग्जिबिट पढ़ के आप देखो आपके पास डेटा कंप्लीट हो गया है किसका, कि आप रिक्वायरमेंट ए और बी कर लो। तो यहां मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एग्जिबिट 3 पढ़ने के बजाय आप ए और बी को पहले सॉल्व करो। एक तो डेटा फ्रेश होता है, माइंड में होता है, उसको सॉल्व करना आसान होगा, और फिर रिक्वायरमेंट सी करते वक्त एग्जिबिट 3 पढ़ लेंगे हम। क्या ख्याल है? क्यों जी, क्या ख्याल है आपका? ऐसे ही करें ना? तो इसके लिए अब हम चलते हैं जरा गूगल शीट के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और हम बनाएंगे वर्किंग वन। और वर्किंग वन में क्या बना रहा हूं कि मैं इक्विटी वैल्यू लिख रहा हूं, किससे? डीवीएम से। डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड से। ये सवाल वैसे वाह आसान ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है वैसे सवाल।
चले जी, अब अगर हम डीवीएम की बात करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर उससे हमें फ्यूचर डिविडेंड्स के बारे में इंडिकेशन है, ईयर 1, 2, 3 एंड फिर 4 ऑनवर्ड्स हैं। अब कितना डिविडेंड है और वो डॉलर में है, तो क्वेश्चन में कहा कि पहले 3 साल तो होगा 0.6 का, जबकि चौथे साल डिविडेंड कितना होगा 0.2 का। लेकिन क्योंकि ईयर 4 से ऑनवर्ड है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल वैल्यू लेंगे। अब टर्मिनल वैल्यू कैसे आएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि 15% है माइनस 10% ग्रोथ रेट के साथ। ये समझ गए हो आप? मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया। क्यों जी, ये समझ गए हो आप? क्योंकि ईयर 4 में उसका 0.2 और उसके बाद हर साल ये 10% से ग्रो करना है। अब ये चूंकि हम ईयर 4 से ऑनवर्ड ले रहे हैं तो हम डायरेक्टली टर्मिनल वैल्यू ले लें। ठीक है, डायरेक्टली डिविडेंड्स की मैंने क्या ले लिया, ईयर 4 से ऑनवर्ड टर्मिनल वैल्यू। ये समझ आ गया ना? अच्छा, मैंने एक गलती कर दी है, चलो वो मैं अब देखता हूं अभी। ये समझ आ गया ना भरत? नहीं नहीं अली, देखो, नॉमिनेटर में हम 10% से उस सूरत में मल्टीप्लाई करते अगर वो ईयर 5 से ऑनवर्ड लिखते। अब ईयर 4 में सर्टेन है कि 20 है, जब वो कहता है ना ये फ्यूचर में जाके ग्रो करेगा तो फिर होता। तो यहाँ पे 10% का ग्रोथ रेट ईयर 4 में तो नहीं है ना। नॉमिनेटर में हमें किस ईयर की कैश फ्लो लिखनी, ईयर 4 की, वो तो गिवन है 0.2। अगर ईयर 4 में ही ग्रोथ होती, ईयर 4 में तो ग्रोथ नहीं है ना, तो फिर हम इसमें इंक्लूड करते अगर ग्रोथ होती तो। ठीक है ली? टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, एक मिनट जरा लिख दूं। टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला आपने यूज करना है, जो भी स्पेसिफिक ईयर की कैश फ्लो है आपने उसको डिवाइड करना होता है आर माइनस डी के साथ। अब हमारे पास जब हम ग्रोथ को इंक्लूड करते थे वो क्या होता था, वो हमारे पास प्रीवियस ईयर का डेटा होता था, तो हम नेक्स्ट ईयर का ग्रो करके एस्टिमेट करते। यहां तो डेटा ही हमारे पास डायरेक्टली ईयर 4 का है, तो हमें अब फर्दर इसको ग्रो करने की तो जरूरत नहीं है ना। देखो, अगर वो कहता कि ईयर 3 तक जो हमारे डिविडेंड है उसमें ग्रोथ रेट है तो हम ईयर 4 में ग्रोथ से एस्टिमेट करते। यहां डायरेक्टली उसने बता दिया, राइट? क्लियर है ये बात? तो अली समझ आ गया ये बात? जी अली, क्लियर है? जी जी बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं। इसका मतलब है ईयर 4 में तो फिर इसका मतलब है 0.2 है ना, ग्रोथ तो आगे ईयर 5 से ऑनवर्ड है। यही एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि ईयर 4 की स्पेसिफिक ईयर की कैश फ्लो पर 0.2 हुई ना, तो अगर आप इसमें 10% इंक्रीज कर दोगे तो 10% इंक्रीज तो ईयर 4 में आ जाएगा। ईयर 4 में तो ग्रोथ है ही नहीं। समझ गए बात के कि नहीं? अच्छा, अब मैं जरा आता हूं मिस्टेक की तरफ। मैंने अभी ध्यान दिया है, तो क्वेश्चन में डिविडेंड 0.6 के नहीं बल्कि 0.06 के हैं। ठीक है, तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये 0.06 के हैं। अच्छा, अब इसकी बेसिस पे शेयर प्राइस कैसे निकलेगी, तो मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लूंगा। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे लेंगे, इक्वल एनपीवी ब्रैकेट ऑन 15% जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, क्योंकि डिविडेंड वैल्यूएशन है ना, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूज करना था, कॉमा ईयर 1 से लेके ईयर 4 तक की कैश फ्लो। तो आपके पास शेयर की जो प्राइस है वो आ जाएगी।
ये बनती है 2.42। इसको आ, ऐसे लिख 2.42 मिलियन। अब ये तो एक शेयर की प्राइस है ना, मुझे तो टोटल देखना है। तो टोटल इक्विटी वैल्यू किसके बराबर होगा? वो इस शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ जो क्वेश्चन में 110 मिलियन के हैं, तो ये आ जाएगी 266.64 मिलियन। ठीक है, ये वैल्यू डॉलर मिलियन में होगी। लेकिन ये तो अभी करंट टोटल इक्विटी वैल्यू है, हमें देखना है कि पोस्ट आईपीओ कितनी वैल्यू होगी। पोस्ट आईपीओ इक्विटी वैल्यू। तो इस वैल्यू में उसने, अच्छा ये भी मिलियन डॉलर में ही है, डॉलर मिलियन। तो इस वैल्यू में उसने कहा था कि 30% का इंक्रीज आ जाना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1.3 कर दूंगा, तो मेरे पास 346.63 मिलियन डॉलर जो है वो इसकी वैल्यू बन रही है। फिर ईयर 4 में सिंपल मैंने ये किया। अच्छा वैसे मैंने वाकई गलती की है, क्योंकि ईयर 4 में तो था ग्रोथ ईयर 5 से ऑनवर्ड है, तो परपेचुटी ईयर 5 से ऑनवर्ड लेनी थी। इसको मैं ठीक करता हूं, बल्कि ये एक ईयर 4 तक आना है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूं मैं। ठीक है, ये मैं थोड़ी सी चीजें ठीक कर रहा हूं मैं। और एक आपकी टर्मिनल वैल्यू आएगी। अच्छा ईयर 4 में उसने कहा 0.2 का है, जबकि जो टर्मिनल वैल्यू आनी है वो ईयर 5 से ऑनवर्ड परपेचुटी है। तो उसके लिए फिर हमें अगर निकालना होगा तो कितना होगा ईयर 5 में कैश फ्लो? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1+D, जो कि 10% है, और डिवाइड करेंगे हम 15% -10% से। ये इस तरह से आना चाहिए था। ठीक है, उस तरह से वो एक कम हो रहा है ना? हाँ, ये ऐसे होगा। तो आपके पास ईयर 4 तक उसने डेटा दिए हुए, जबकि परपेचुटी उसी ईयर 5 से ऑनवर्ड बताई हुई है। मैंने वो ईयर 4 से ही ऑनवर्ड ले ली थी। तो अली अब देखो, क्योंकि मैं ईयर 5 से ऑनवर्ड की अब देखो टर्मिनल वैल्यू ले रहा हूं, तो ईयर 5 की डिविडेंड निकालने की मैंने 1+10% किया हुआ। हाँ ठीक है, तो ईयर 4 में नहीं करना था, तब भी ईयर 4 में नहीं होना था, ये ईयर 5 से ऑनवर्ड निकालते हुए अलहदा से लेनी थी। ठीक है, ये मैंने अभी वो नोटिस किया कि उसने ईयर 4 का बोला। ठीक है जी। तो अब कैश फ्लो कितनी आएगी? ओहो, क्या हो गया? तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम पहले तो। ठीक है, और ये शेयर की प्राइस के अंदर भी हम ये फॉर्मूला जरा ठीक करते हैं। ये C6 के बजाय C8 हो गया ना?
ठीक है, अब आई होप मैंने ठीक किया हो। वो तो उससे भी जाना था, लेकिन उसको असल में प्रीवियस ईयर में लिखना था। कामरान मेरी जान, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके ऊपर आओ। ये रिवीजन क्लास चल रही है, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। तो जनरल क्वेरीज आपकी एंड पर हम देखेंगे अगर टाइम बचा तो, ठीक है, ठीक है। तो आपकी शेयर की प्राइस भी आ गई, अब 2.77 बनती है। ठीक है जी, आपकी टोटल इक्विटी वैल्यू भी आ गई, और पोस्ट आईपीओ वैल्यू कितनी वो भी आ गई। तो इसको बोल्ड भी कर लेते हैं और उसको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूं। इसको लिख लेते हैं अपने आंसर में। तो आपकी इक्विटी वैल्यू बेस्ड ऑन डिविडेंड्स कितनी है? $395.69 मिलियन, और ये हमने किया वर्किंग वन में। राइट, समझ आ गया आप सबको ये कि नहीं? अच्छा, अब चलते हैं वर्किंग नंबर 2 के ऊपर। वर्किंग 2, जिसमें हम क्या करेंगे, हमने दोबारा से इक्विटी वैल्यू ही निकालनी है आफ्टर दी आईपीओ, लेकिन जो मेथड है वो क्या है, फ्री कैश फ्लो। एफसीएफ लिख लेता हूं। अब फ्री कैश फ्लो मेथड के अंदर जो उसने डेटा दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले तो हमने करंट फ्री कैश फ्लो बनानी है। लेकिन करंट फ्री कैश फ्लो का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन क्वेश्चन में उसने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं दिया हुआ। ठीक है, मैं यहां पे मैन्युअली आपको समझाता हूं। फ्री कैश फ्लो अगर हमने निकालनी है तो हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए, पीबीआईटी चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन उसने पीबीआईटी नहीं दिया हुआ, बल्कि उसने इसकी जगह पर दिया हुआ है हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट दिया हुआ है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? अब हमें यह मालूम है कि पीबीआईटी में से लेस किया जाता है इंटरेस्ट, और लेस किया जाता है टैक्स को। ये दो वैल्यूज जब आप माइनस करते हो तो पैट आता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पैट में हम ऐड बैक कर सकते हैं इन दोनों वैल्यूज को, तो पीबीआईटी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम करंट फ्री कैश फ्लो एस्टिमेट करते हैं। ठीक है जी, कैलकुलेशन में मिलियन डॉलर में ही करता हूं। तो कैसे निकाल रहे हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट को, और फिर ऐड करते हैं हम जो टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इन दोनों की मदद से सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब हम पीबीआईटी निकाल देंगे तो अब हम बाकी फ्री कैश फ्लो के फॉर्मेट में चलते हैं, यानी इसमें हम लेस करेंगे जो टैक्स बनता है ऑन पीबीआईटी।
विच इज 20%, है ना। फिर इसमें ऐड की जाती है डेप्रीसिएशन, लेस करते हैं इन्वेस्टमेंट को, तो आपके पास फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म बनेगा। लेकिन ये करंट फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म है, तो इसके पूरा लिखता हूं, करंट फ्री कैश फ्लोज। ये भी करंट पीरियड के, पीरियड जीरो के, फ्यूचर के नहीं है। तो आए जरा इसमें डेटा इनपुट करते जाते हैं फिर हम। तो क्वेश्चन के मुताबिक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 32 मिलियन का है, 32। उसने कहा है कि इसमें इंटरेस्ट 4 मिलियन का है और टैक्स हमने 8 मिलियन का है, तो 4 और 8, तो इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास पीबीआईटी आ जाएगा 44 का, ऐसा ही है ना। अब इस पे टैक्स लेते हैं 20%, इक्वल पीबीआईटी इंटू 20%। ये टैक्स आ गया 8.8 का। इसमें ऐड बैक करनी डेप्रीसिएशन, वो डेप्रीसिएशन उसने क्वेश्चन में दी हुई 12 मिलियन की, ये सारा करंट डेटा है। और क्वेश्चन में उसने इन्वेस्टमेंट भी बताई हुई थी कि हम कितनी करेंगे, 20 मिलियन, तो -20। तो इन सब से क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका सम करता हूं पीबीआईटी से, तो मेरे पास आ जाएगा फ्री कैश फ्लो टू फर्म जो कि 27.2 मिलियन की है। लेकिन ये तो करंट पीरियड की है ना फ्री कैश फ्लो, है ना। क्यों रेफा, क्यों उमर, ये तो करंट पीरियड की है ना, क्यों कामरान। जबकि प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए तो मुझे फ्यूचर पीरियड की चाहिए, उसके लिए मुझे ग्रोथ चाहिए थी। तो क्वेश्चन में उसने कहा कि कैश फ्लोज में जो ग्रोथ है, दिखाता हूं, देखो उसने कहा है कि जो कैश फ्लोज में ग्रोथ है, ये देखो कैश फ्लोज में ग्रोथ उतनी ही है जितनी सेल्स रेवेन्यू में है। और 5 साल पहले सेल्स रेवेन्यू 358 के थे, तो हम क्या करेंगे कि 5 साल पहले के सेल्स ग्रोथ एस्टिमेट करेंगे, वही हमारा ग्रोथ रेट इस्तेमाल हो जाएगा कैश फ्लोज के लिए। और करंट ईयर की कैश फ्लो कितने, 603। तो हम ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, कि करंट ईयर की प्रॉफिट रेवेन्यू 603 डिवाइडेड बाय 5 साल पुराने सेल्स रेवेन्यू 358, इसकी पावर लेंगे 1/5 और इसमें से -1 कर देंगे, तो हमारे पास ग्रोथ रेट एस्टिमेट हो जाए। हाँ बिल्कुल उमर, आपने बस एंड पे इसको -1 भी करना है। तो इसको जरा मैं परसेंटेज में एक्सप्रेस करता हूं कि 10.99%। ठीक है, तब इस बेसिस पे इसकी क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अब वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्योंकि ये ईयर 1 से परपेचुटी में है, तो डायरेक्टली परपेचुटी फैक्टर से निकल आएगा, है ना। तो ईयर 1 में कितनी होंगी, 27.20, मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस ग्रोथ रेट के साथ, है ना, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो क्वेश्चन में 14% है। अब देखो ये फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं। और इसमें से माइनस कर देंगे हम ग्रोथ रेट जो कि 10.99% है।
तो ये आपके पास वैल्यू ऑफ द बिजनेस आ जाएगा ना। क्यों जी, आ जाएगा ना। तो ये कोई 1003.2290 बन रहा है, इसको मैं 2 डेसिमल प्लेस पर राउंड ऑफ कर लेता हूं। बट चूंकि ये फ्री कैश फ्लो टू फर्म था, इसलिए टोटल वैल्यू आई है, वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं। तब इस पे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी होगी? तो क्वेश्चन में कहा है कि इसमें गेयरिंग यानी जो डेट है वो 10% है और इक्विटी 90% है। तो मैं इसको अगर 90% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। और ये आपकी ना करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी है। हमें क्या चाहिए? क्यों जी, हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए पोस्ट आईपीओ इक्विटी की वैल्यू। और वो क्वेश्चन के मुताबिक कितनी होगी? 30% ज्यादा। मैं वैल्यू ऑफ बिजनेस वाला सेल दोबारा दिखा देता हूं। ये देखो, नहीं ये डायरेक्ट पैट नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि जो डायरेक्ट पैट जो हमारा फ्री कैश फ्लो टू फर्म है वो शुरू ही पीबीआईटी से होता है। एक तो हमने इस पे देखो, इंटरेस्ट तो डिडक्ट ही नहीं होना, तो वो एड बैक करेंगे। ठीक है। दूसरा, टैक्स भी जो ये कैलकुलेट होता है वो पीबीटी के ऊपर कैलकुलेटेड होता है। लेकिन हमने जो टैक्स यूज करना होता है वो पीबीटी पर नहीं बल्कि पीबीआईटी पर लेना होता है। इसलिए हमने हमेशा जो फ्री कैश फ्लो बनाने हैं ना, वो फॉर्मूला पीबीआईटी से यूज होना है। ये है फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म का मैथ फॉर्मूला। तब चूंकि क्वेश्चन में जो पैट गिवन थे तो मैंने पीबीआईटी पहले डराइव की। ठीक है। अब नाउ दिस इज अ पॉसिबल मिस्टेक कि आप फ्री कैश फ्लो टू फर्म कैलकुलेट करते वक्त प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू कर दो। ठीक है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक होगी अगर आप ऐसा करें। अब इसको भी लिख लूं मैं। तो कितने डॉलर? कितना था? 1173.78 मिलियन। और ये हमने किया है जी वर्किंग नंबर 2। तो मुझे ये बताओ, यहां तक कोई सवाल हो? नहीं नहीं, गिवन क्यों था मोहम्मद कामरान? कैलकुलेट नहीं किया 10.99%। क्वेश्चन में उसने बोला था कि हमारी कैश फ्लो में पिछले 5 सालों में ग्रोथ रेट उतना ही है जितना सेल्स रेवेन्यू में था। तो हमने सेल्स रेवेन्यू का ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया है लास्ट 5 ईयर्स का, क्योंकि उसका डेटा पास्ट 5 ईयर्स का सेल्स रेवेन्यू में था। तो हमने वो डेटा यूज करके हमने क्या किया है, वो ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, गिवन नहीं है।
क्यों जी, आगे बढ़े हम? कामरान मेरी जान, चाहे आपके जो भी क्वेश्चन है, अगर आपका क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उससे रेलिवेंट है, अभी आप वो पूछो। मैंने ये कहा कि जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आपके अगर कोई क्वेरीज हुए तो हम लेंगे, ठीक है? तो इवन आपका अगर आईपीओ से भी रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है, फ्री कैश फ्लो की वैल्यूएशन से भी रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ताल्लुक है तो वो, ठीक है? ये अब जनरल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नहीं चल रहा, राइट? क्योंकि बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर हर बच्चा अपने अपने सवाल करेगा, तो जो क्वेश्चंस आज हमने रिवीजन के तौर पे करने वो हम कब करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, अगर क्वेश्चन उसने फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी का होता, तो फिर फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी के लिए आप उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी वैक पे डिस्काउंट नहीं करेंगे, बल्कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है? फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे डिस्काउंट किया जाता, ठीक है? चलें जी, अगली रिक्वायरमेंट को देखिए अब हम। जी, अगली रिक्वायरमेंट को देखें। तो कमेंट करना था मुझे रिजल्ट के ऊपर, तो मैं अगर रिजल्ट में देखता हूं, तो अगर मैं आईपीओ की वैल्यू, पोस्ट आईपीओ वैल्यू अगर फ्री कैश फ्लो की बेसिस पर देखूं, इक्विटी की वैल्यू, तो वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हायर है कैश फ्लो से। तो सिर्फ बेहतर नहीं है अली, सिग्निफिकेंटली बेहतर है ना? तो पोस्ट आईपीओ, आईपीओ के बाद equity value using free cash flows are significantly higher, बल्कि इस तरह लिखता हूं, are almost 3 times higher, ठीक है, than using डीवीएम, है ना? तो आप क्या कहोगे, बेहतर बेहतर है ये? तो देखो, मार्केट में जो अगर आप शेयर फ्लोट करते हो, ये आपकी चॉइस नहीं है। आप हायर प्राइसेस पर दे दोगे, अगर वो मार्केट को लगेगा कि प्राइस बहुत ज्यादा रखी हुई है, ये अनफेयर प्राइस है इतनी ज्यादा हाई प्राइस सेट करना, ठीक है जी? ये क्या है, एक अनफेयर प्राइस है इतना ज्यादा सेट करना, तो फिर वो क्या समझेंगे कि बिल्कुल ठीक है? तो वो तो आपसे कोई शेयर खरीदेगा ही नहीं, जब कोई शेयर नहीं खरीदेगा तो फंड्स कैसे जनरेट करोगे आप? आएगी ना ये प्रॉब्लम? तो हमें यहाँ पे डिस्कशन करनी चाहिए कि जो फ्री कैश फ्लो टू फर्म है या डीवीएम है, इनमें से बेहतर मेथड कौन सा था, या क्या वजह क्या है कि ये 3 गुना क्यों ज्यादा है? बेहतर मेथड के ऊपर उसने हालांकि अलग पूछा भी हुआ है कि क्या फ्री कैश फ्लो बेहतर है या डीवीएम, लेकिन यहां हमें जस्टिफिकेशन देनी है बस कि क्यों 3 गुना बेहतर है। तो क्यों बेहतर है? नहीं, सिर्फ प्रेफर्ड नहीं है, वो तो प्रेफरेंस है कि नहीं, वो तो फ्री कैश फ्लो जो है वो डीवीएम से कंपैरिजन में बेहतर बताएंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड आंसर है, कमर्शियल एक्यूमेन है हमारा नहीं। तो यहाँ पे क्यों वैल्यू सिग्निफिकेंटली हायर है? क्योंकि डिविडेंड बहुत थोड़ा था। नाउ दिस इज बिकॉज द कंपनी is
offering a very low proportion of dividends as compared to the cash flows. ठीक है, अब देखो ना, यहां पे कंपनी जो ईयर 1 में डिविडेंड दे रही है वो 0.06 का है, ऐसा ही है। जबकि इसके 110 मिलियन अगर शेयर हैं तो मैं मल्टीप्लाई बाय 110 कर भी दूं तो 6.6 मिलियन का उसने सिर्फ डिविडेंड देना है पूरे साल में। ठीक है, कितना डिविडेंड दे रहे हैं? 6.6 मिलियन का। जबकि जो हम कैश फ्लो अर्न कर रहे हैं उस साल वो 27.2 मिलियन है, तो हम सिग्निफिकेंट पोर्शन तो रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो मेन जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या रहा है? दिस इज बिकॉज द कंपनी इज ऑफरिंग अ वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ डिविडेंड एज कंपेयर टू द कैश फ्लोज, which result in significant lower value using DVM। ये इसका आंसर बनता है, ये आपका कमेंट बनता है। जी जी, अभी अब मोहित, अभी हम अजम्पशंस को तो चैलेंज कर ही नहीं रहे। अभी तक तो देखो मैंने कमेंट किया है, और यहां तक जो मैंने भी कमेंट किया है ये मैंने टेक्निकल आंसर किया या इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस स्कोर किया। स्केप्टिसिज्म पर तो अभी मैं आया ही नहीं। ठीक है, मैंने अभी स्केप्टिसिज्म पे तो आया ही नहीं। तो जो आप कह रहे हो ना चैलेंज करना है, वो तो अभी हम करेंगे। ठीक है, मुझे पहले बताओ यहां तक आंसर समझ आ गया? अच्छा, तो अब यहां पर बात करते हैं जरा स्केप्टिसिज्म की। तो मैं क्या लिखता हूं? दी इवैल्यूएशन however is based on assumptions like, अब क्या क्या assumptions हैं? क्या क्या assumption है? एक तो डिविडेंड में ग्रोथ रेट दिया हुआ है, फ्यूचर डिविडेंड दिए हुए हैं, हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, हमें ये गिवन है, हम एज्यूम करेंगे कि ये एक्यूरेट है। ठीक है, दी फ्यूचर डिविडेंड्स कॉमा कॉस्ट ऑफ इक्विटी cost of capital and growth in dividends are all provided। सारी चीजें प्रोवाइड की हुई है ना? क्यों जी, सारी चीजें प्रोवाइड की हुई है ना? assumed to be accurate। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वो एक्यूरेट है। अब आगे, एनी, ठीक है, देयर इज नो डेटा on how it has been estimated, and any change in it will significantly change the
एस्टिमेट्स। अब ये डेटा कैसे निकाला उसने, डिविडेंड में ग्रोथ रेट कैसे कहा कि 10% होगी, ये फ्यूचर डिविडेंड कैसे 0.06 की होंगे। तो और क्या क्या था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे उसने निकाला, हमें नहीं बताया हुआ। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो अपना उमर, ये भी आप लिख सकते हो, जो आपने मुझे भेजा है ना, वो भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने सबको इकट्ठा ही कर दिया, क्योंकि इतने ज्यादा भी अपना पॉइंट्स ही ना बनाने थे। फिर यहां पे वो जो हमने सेल्स के अंदर हमने पास ग्रोथ ले ली है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ऑल्सो ग्रोथ रेट इन कैश फ्लोज रिप्रेजेंटिंग growth in sales of past 5 years is also questionable। ये भी क्वेश्चनेबल है। अब ये क्यों क्वेश्चनेबल है? देखो, जो पिछले हम ग्रोथ कर रहे थे कैश फ्लोज में, तब तक तो हमारा कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म था ही नहीं, अब तो हम एक नई डेवलप कर रहे हैं। अब तो हम एक चीज नई चीज लेके आ रहे हैं ना, तो क्या तब भी वही ग्रोथ रेट होगा? है ना, ये बनता है ना सवाल। तो मैं लिख सकता हूं, दिस में बी इनएक्यूरेट कंसिडरिंग वी आर, क्या कर रहे थे हम? गेमिंग प्लेटफॉर्म था ना। गेमिंग प्लेटफॉर्म है ना। कंसिडरिंग वी आर नाउ डेवलपिंग ए गेमिंग प्लेटफॉर्म which was not there in the previous 5 years। पिछले 5 सालों में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो अब एक नई चीज आ रही है, उसका भी तो इम्प्लीकेशन आनी चाहिए, इम्पैक्ट आना चाहिए, हमने लिया ही नहीं। अब ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये स्केप्टिसिज्म तो मैंने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चूंकि मैं रिलेट कर रहा हूं सिनेरियो के साथ, तो कमर्शियल एक्यूमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? क्यों जी, क्लियर है ये बात? अच्छा, अब आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। अब हम डिस्कस करते हैं, जिसमें मैं एक बच्चे ने कमेंट भी किया था। हम्म, मैं एक मिनट जरा देख लूं। ठीक है, इसलिए टू एक्विटी होता। हाँ, अली ने कहा था डिविडेंड जो है वो नॉन प्रेफर्ड है। ठीक है, एक रनिंग बिजनेस के लिए डिविडेंड जो है वो एक नॉन प्रेफर्ड मेथड है। वो अब आर्गुमेंट जो है ना, वो यहां पर आएगा कि कौन सा मेथड बेहतर था। तो मुझे पहले अपना स्टेट आर्गुमेंट बिल्ड करना है, फिर उसकी जस्टिफिकेशन दूंगा मैं। वो क्या है? दी free cash flow to firm method is a better way of valuing the business as compared to DVM। उसने कहा था कौन सा बेहतर है, मैंने देखो पहले उसका आंसर किया कि बेहतर कौन। लेकिन यहां पे मेरा आंसर कंप्लीट नहीं होगा, मुझे उसकी जस्टिफिकेशन देनी। तो क्या वजह यह है?
तो वजह यह है डीवीएम is usually suitable for a small group of shareholders. उनके लिए सुटेबल होता है जो स्मॉल ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर, है ना. सिंस ये जूला कंपनी है ना, जूला कंपनी इज currently owned by स्मॉल ग्रुप के बजाय स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ शेयर होल्डर्स लिखना चाहिए, वो ज्यादा सुटेबल वर्ड होगा. बाय a group of friends who hold almost all the shares and so they are major shareholders. वो मेजर शेयर होल्डर हैं. For them dividend is just a decision, and so at any point they can declare high dividends. वो हो सकता है हाई डिविडेंड्स डिक्लेयर कर दें, है ना, रिजल्टिंग इन हायर वैल्यू. अगर वो डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करना शुरू करते तो हाई वैल्यू हो जाएगा. नहीं नहीं, ये एमएम पॉइंट वाला नहीं है. ये कैश फ्लो को जब हम कंपेयर करते हैं ना मेजॉरिटी शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से, उसका पॉइंट है. ये हमने एक्विजिशन में डिस्कस किया हुआ उमर, कि गोइंग कंसर्न बिजनेस एक्विजिशन के अंदर अगर एक गोइंग कंसर्न बिजनेस है तो हम उसकी फ्री कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन करते हैं, डिविडेंड वैल्यूएशन नहीं करते. ठीक है, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करना उन्हीं के हाथ में होता है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर के. तो ये क्या होगा, दिस विल बी ए मैनिपुलेशन एंड इज नॉट ए फेयर वैल्यू. वो तो उनके हाथ में हो गया ना वैल्यूएशन, तो ये फेयर वैल्यू तो नहीं होती. ये इसका आर्गुमेंट बनता है. ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपका रिक्वायरमेंट बी का आंसर बनता है, राइट. तो ये हमारी रिक्वायरमेंट बी मेरा ख्याल है खत्म हो गई. इस पर कोई सवाल तो नहीं है. ओके, अब रिक्वायरमेंट सी पे आते हैं, जहां पे मुझे आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना है कि क्या इनिशियल पब्लिक ऑफर कंपनी के लिए बेहतर था या रिवर्स टेक ओवर. ठीक है, लेकिन इस रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो एग्जिबिट 3 पढ़ना पड़ेगा. एग्जिबिट इस, क्योंकि रिवर्स टेक ओवर और आईपीओ के कंपैरिजन के लिए जो इंफॉर्मेशन है उसने एग्जिबिट 3 में डिस्कस की होगी. तो चलें जरा पढ़ते हैं एग्जिबिट 3. तो कहता है जूला कंपनी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैज हर्ड दैट आईपीओ कैन प्लेस ए सिग्निफिकेंट बर्डन ऑन कंपनीज. देखो यहां पे जो बातें वो इंडिकेट कर रहा है, मुझे डिस्कशन करनी पड़ेगी जब मैं इसको आंसर करूंगा कि सिग्निफिकेंट ऑफ बर्डन ऑन कंपनीज क्या वाकई होता भी है कि नहीं, और ये कैसे होता है, मुझे रिलेट करना है सिनेरियो के साथ. ठीक है, he has also heard that the company can effectively obtain same outcome by with significant less burden by undertaking a reverse takeover. यानी ये सारा काम कर सकती है, यानी लिस्टिंग भी हो जाएगी
लेकिन किससे? रिवर्स टेक ओवर करके। दिस विल इन्वॉल्व, अच्छा रिवर्स टेक ओवर कैसे कर रहा है ये भी जरा इंपॉर्टेंट है। दिस विल इन्वॉल्व Zula कंपनी टेकिंग कंट्रोल ऑफ ए नॉन ट्रेडिंग लिस्टेड कंपनी। ये नॉन ट्रेडिंग लिस्टेड कंपनी क्या होती है, पता है किसी को? क्यों जी, नॉन ट्रेडिंग लिस्टेड कंपनी क्या होती है? तो अगर वो लिस्टेड है तो उमर वो लिस्टेड कंपनी है। एनजीओ, एनजीओ कभी लिस्ट हुई है? हमजा, एनजीओ कभी लिस्ट हुई है? प्राइवेट लिमिटेड कैसे हो सकती है, वो तो लिस्टेड कंपनी है। इन्वेस्टमेंट करती है, ट्रेड नहीं करती। नहीं, मैं समझाता हूं, मैं आपको समझाता हूं। वन नोट पे चलते हैं। नॉन ट्रेडेड लिस्टेड कंपनीज। अच्छा, ये एक ऐसी कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, सम कंपनीज हैं विच आर लिस्टेड, जो लिस्टेड है, जो पास में कभी लिस्ट हुई होंगी, ठीक है, लेकिन उनका करंट स्टेट ये है कि वो ऑलमोस्ट बिजनेस फिनिश हो चुका हुआ है, ऑलमोस्ट बिजनेस जो है वो बंद है, ऑलमोस्ट जो बिजनेस जो है वो नो ट्रेड, वो ट्रेड कर ही नहीं रही। यानी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बंद है, कंपनी बंद पड़ी हुई है, वो लिस्टेड कंपनी। अब जिसकी एक बिजनेस जिसकी ट्रेड ही नहीं हो रही, नॉन ट्रेडेड का मतलब ये नहीं कि मार्केट में शेयर सेल परचेज नहीं हो रही, नॉन ट्रेडेड का मतलब ये कि बिजनेस की ट्रेडिंग नहीं है, तो बिजनेस कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा। कोई कंपनी बनाई थी, उसको उस वक्त लिस्ट भी करवा दिया था, अब किसी वजह से वो कंपनी कोई ऑपरेशन तो कर नहीं रही, तो वो लिस्टेड जरूर है लेकिन वो बिजनेस में कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म होती। अब जाहिर है जिस बिजनेस में एक्टिविटी कोई परफॉर्म नहीं होती उसकी अपनी वो शेयर प्राइस भी नहीं होगी, है ना, वो शेयर प्राइस भी बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सी होगी, वो एक तरह का एक बंद बिजनेस पड़ा हुआ है। इस तरह समझो कि वेबसाइट एक बना ली थी, ठीक है, वेबसाइट का डोमेन खरीद के रखा हुआ है, लिस्ट हुआ है, आप उसको गूगल पर सर्च करोगे वो डोमेन मिल तो जाएगा, लेकिन जब आप उसकी वेब पेज के ऊपर जाओगे उस वेब पेज में होगा ही कुछ नहीं, ठीक है, तो वो कंपनी के ना कोई प्रॉफिट्स हैं ना कोई वो रिटर्न है ना। अब आते इसका रिवर्स टेक ओवर से क्या ताल्लुक है, रिवर्स टेक ओवर से क्या ताल्लुक है? रिवर्स टेक ओवर से ताल्लुक यह है कि देखो बाय लॉ एक अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड को नहीं खरीद सकता, लेकिन बाय लॉ लिस्टेड तो अनलिस्टेड को खरीद सकता है ना। तो अगर ये नॉन ट्रेडेड लिस्टेड कंपनी हमारी जोला कंपनी को खरीद ले, पेपर में क्या शो कर रहे हैं कि एक वो नॉन ट्रेडेड लिस्टेड कंपनी उसने क्या किया, जोला कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो इसमें से बड़ी कंपनी कौन सी होगी, मेजर शेयर होल्डर कौन बन जाएगा, क्या लगता है इस एक्विजिशन में मेजर शेयर होल्डर कौन बनेगा? जूला कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे ना, ये बात समझे हो कि नहीं, क्यों हमजा, क्यों अब्दुल मोइस, अली?
तो किताबों में क्या नजर आया, जैसे लिस्टेड कंपनी ने एक्वायर किया है जूला को, लेकिन इफेक्टिवली क्या हुआ, एक्वायरी ने एक को कवर कर लिया, इसी को रिवर्स टेक ओवर बोलते हैं। तो यहां इस सेंटेंस से हमें क्या नजर आ रहा है कि हमें रिवर्स टेक ओवर की फॉर्म नजर आ रही है कि वो एक बिल्कुल एक ऐसी कंपनी को खरीद रही है जो कि जिसमें कोई ट्रेड को बिजनेस कर ही नहीं रहा, तो नॉन ट्रेडिंग लिस्टेड कंपनी। एंड देन अब जाहिर है नाम जो है वो इसका लग जाएगा, कंट्रोल झूला कंपनी का आ जाएगा, तो झूला कंपनी लिस्टेड हो जाएगी ना। तो इससे हमें कंपेयर करना है। अब द सीईओ इज वंडरिंग इफ झूला कंपनी वुड बेनिफिट मोर फ्रॉम ऑब्टेनिंग अ लिस्टिंग थ्रू ए रिवर्स टेकओवर इंस्टेड ऑफ एन आईपीओ। अब वो सवाल भी उसने यही पूछा है कि मुझे बताओ कि आईपीओ करने के बजाय मैं अगर रिवर्स टेक ओवर कर लूं, तो इसके आंसर में पहले जरा छोटा सा हम ब्रीफ प्रोसेस बताते हैं कि आईपीओ में क्या होगा और आरटीयू में क्या होगा। ठीक है, ब्रीफ प्रोसेस को जरा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है जी। तो इन आईपीओ, आईपीओ में क्या होगा, द कंपनी will obtain listing and offer new shares in the market, यही होता है। On the other hand, in RTO, reverse takeover, the non trading listed company will acquire Zula कंपनी। ठीक है, वो हमारी कंपनी को एक्वायर कर लेगा। इससे क्या होगा, सिंस आर कंपनी, यहां जूला कंपनी लिखता हूं, जूला कंपनी will have major share after the acquisition, so क्या होगा इससे, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, देखो एक नॉन ट्रेडिंग कंपनी वो तो बंद पड़ी हुई है, तो उसको थोड़ी खरीद रहे हैं। एक्विजिशन की फॉर्म देखो, वो हमारी कंपनी को खरीद रहा होगा, तो एक्विजिशन के पर्सपेक्टिव के अंदर एक्वायरर वो कंपनी है। एक्वायरर कौन होगा, बेसिकली वो नॉन ट्रेडिंग वाली कंपनी, तो वो हमारी कंपनी की वैल्यू कर रहा होगा, तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन कहां से आ जाएगी, बात समझ रहे हो। एक्वायरर तो असल में तो वो है ना। और हमें यहां पे फिर एक और चीज में आप कंफ्यूज हो रहे हो, अब मोइस क्वेश्चन की नेचर देखो, हमने आरटीओ में क्या करें और आईपीओ में क्या करें, उसमें से बेहतर कौन सा जूला कंपनी के लिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। हाँ, तो जूला कंपनी का कंट्रोल उसमें बनेगा ना। ये देखना मेरे भाई, ये थी एक नॉन ट्रेडिंग लिस्टेड कंपनी, एक्स कंपनी बोल देता हूं। ठीक है, एक्स कंपनी थी, उसने एक्वायर कर लिया जूला को। तो आफ्टर द एक्विजिशन दोनों क्या होगी, कंबाइन। अब कंबाइन कंपनी में असल में देखने में तो एक्स कंपनी के पास आना चाहिए कंट्रोल, लेकिन चूंकि जूला एक मेजर कंपनी होगी, तो मेजर शेयर जूला कंपनी के शेयर होल्डर के पास होंगे।
लेकिन जो हमने वैल्यूएशन देखनी है उसमें तो एक्स कंपनी एक्वायर कर रहा है ना जूला को, जूला तो नहीं एक्वायर कर रहा। वो तो एक्वायर एक्स कंपनी ने जूला को किया, लेकिन इफेक्टिवली कंट्रोल चूंकि जूला के पास आ गए, उसको बोलते हैं रिवर्स टेक ओवर। समझ आ गया बात। दूसरा, ये कंसर्न ही नहीं है कि हम वैल्यूएशन करें, वो वैल्यूएशन किस मेथड से करेंगे, ये तो सवाल ही नहीं है यहां पर। तो हम क्यों ऐसे सवालों के ऊपर जा रहे हैं? देखो हम मिसडायरेक्ट हो रहे हैं ना फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मिसडायरेक्ट बिल्कुल नहीं होना। ठीक है जी। तो सिंस द कंपनी विल हैव मेजर, Zula company will have major shares after the acquisition, so control will be relied with them, तो कंट्रोल उनके पास आ जाएगा। अब आते हैं जरा इसको कंपेयर करते हैं। तो आईपीओ के अंदर इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने दोनों के, आईपीओ के भी और रिवर्स टेक ओवर के भी। तो कुछ उन एडवांटेज डिसएडवांटेज से मैं बात शुरू करता हूं जो क्वेश्चन में उसने गिवन है। एक उसने क्या कहा हुआ है कि आईपीओ के अंदर प्रॉब्लम यह है कि उसने कहा सिग्निफिकेंट बर्डन होता है कंपनी, तो इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आईपीओ has a disadvantage that it sometimes put significant burden on the companies। लेकिन अब इस बात के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि क्यों है, बल्कि यहां पे ये भी लिखूं एज मेंशन्ड बाय दी, कौन है, सीओओ ने कहा ना ये, सीओओ। ठीक है, जरा और क्लियर कर दिया मैंने एग्जामिनर को कि मैं उसकी स्टेटमेंट से पिक कर रहा हूं। तो लिखता हूं दिस इज बिकॉज यूजुअली फॉर आईपीओ, आईपीओ के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू हायर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, हमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रखने पड़ेंगे, है ना, है ना। फिर हमें, जब हम आईपीओ करते हैं तो कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग होगी, एंड न्यू कंप्लायंस फॉर आईपीओ हमें करना पड़ता है, न्यू कंप्लायंस टू। नाउ दिस कैन बी significantly lower in the case of reverse takeover। ठीक है, ये बहुत कम होता है रिवर्स टेकओवर। अच्छा, दूसरे पे आते हैं। दूसरे एडवांटेज पे आते हैं कि आईपीओ का एक डिसएडवांटेज ये भी होगा कि क्या लिखना चाहिए, ऑल्सो आईपीओ इज ए स्लोअर प्रोसेस, ये स्लोअर प्रोसेस है, सिंस ऑल द रिक्वायरमेंट्स विल कंज्यूम टाइम। ठीक है, वो टाइम कंज्यूम करती है। ऑन द अदर हैंड, if a non trading listed company is available, अगर कोई नॉन ट्रेडिंग लिस्टेड कंपनी अवेलेबल है,
then RTO would consume less time. ठीक है, तो आरटीओ जो है वो लेस टाइम कंज्यूम करता है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि कोई अवेलेबल तो हो। अवेलेबल नहीं है तो फिर तो ज़ाहिर उसको ढूंढने में भी बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन आरटीओ का भी एक ड्रॉबैक है, वो क्या, यूजुअली नॉन ट्रेडिंग कंपनीज शेयर हैज नो इन्वेस्टर्स टू फॉलो। अब देखो, एक कंपनी जो कि नॉन ट्रेडिंग है, लिस्टेड है, लेकिन ना तो कोई उसका शेयर खरीद रहा है ना कोई बेच रहा है, वो कंपनी को ऑपरेट ही नहीं कर रही, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही, तो उस कंपनी का कोई इन्वेस्टर्स मार्केट में उसको को फॉलो कर रहे होंगे कि कंपनी में क्या हो रहा है, शेयर की प्राइसेस में क्या इफेक्ट आ रहा है, को फॉलो कर रहे होंगे ऐसी कंपनी के शेयर को। क्यों जी? क्यों जी, फॉलो कर रहे होंगे? हाँ, जो ये क्वेश्चन में उसने कहा है कि मैं क्या करूं या ना करूं, सवाल देखो क्या, वेदर आईपीओ इज बेटर देन आरटीओ। सवाल ये, क्या आईपीओ बेहतर है आरटीओ से कि नहीं? तो मुझे तो दोनों साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट बताने हैं ना अली, दोनों साइड ऑफ द आर्गुमेंट। जब भी डिस्कशन करनी है आपको बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट लेके चलना है। उसने ये थोड़ी कहा कि मुझे प्रूव करो कि आईपीओ जो है वो बेहतर था आरटीओ से या आरटीओ बेहतर था आईपीओ से। ठीक है, तो मैं इसीलिए उसका ऑपोजिट एक आर्गुमेंट बिल्ड कर रहा हूं कि नॉन ट्रेडिंग कंपनी के शेयर उसके इन्वेस्टर्स फॉलो नहीं कर रहे होते, सो इट मे नॉट गारंटी दैट आफ्टर आरटीओ के बाद द कंपनी कैन अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, के कंपनी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकेगी टू जनरेट रिक्वायर्ड फंड्स। क्योंकि देखो, ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें फंड्स जनरेट करने, टारगेट क्या था, हमें फंड्स जनरेट करने। तो हमने आरटीओ के थ्रू भी लिस्टिंग करवाने के बाद अल्टीमेटली नए शेयर इशू करने थे ताकि पैसे आए। ऐसे ही है ना ली? ठीक है, तो आगे मैं लिखता हूं, विच इज द मेन रीजन फॉर द लिस्टिंग। ठीक है, तो ये आपका जो है ना वो रिक्वायरमेंट सी का आंसर बनता है कि मैंने ब्रीफली उसको बता भी दिया कि आईपीओ और आरटीओ में फर्क क्या है, पहला पैराग्राफ उसको एक्सप्लेन किया है, और फिर 3 पॉइंट्स में मैंने बताया है इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज। और देखो मैं रिलेट कर रहा हूं, मैं जैसे यहां पे मैंने रिलेट किया है कि भाई फंड जनरेट नहीं कर सकेंगे, और यही इसी रीजन से हम लिस्टिंग कर रहे थे। जब मैं ये बात दिख रहा हूं रिलेटिंग विद द सिनेरियो, कमर्शियल आईक्यू मैंने लिखा हुआ था, सिनेरियो में ये है। फिर जब मैंने यहां पर लिखा कि ये डिसएडवांटेज होता है कि ये सिग्निफिकेंट बर्डन पुट करते हैं कंपनीज में, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने पॉइंट कहा हुआ था, तो उसके बाद को लेकर चल रहा हूं, तो यहां पर भी मुझे कमर्शियल एक्यूमेन मिलेगा। समझ आ गया बात के कि नहीं? जी समा, मैं अभी 1 सेकंड दिखा देता हूं आपको, लेकिन मुझे बताओ यहां पर ये समझ आ गया ना सबको? अब किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो?
क्यों हमजा, क्लियर है ना ये बात? ये जरा डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन की वर्किंग देख लो, और कौन सी उसामा आपको चाहिए वो भी देख लो। ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा आज सेशन के बाद ना, इसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं। हमजा मेरी जान मेरे प्यारे, उसका सवाल था आरटीओ को कंपेयर करना आईपीओ के साथ, यही सवाल है। सवाल यही है ना, आरटीओ को कंपेयर करना है किसके साथ? आईपीओ के साथ। तो मैं तीसरे अल्टरनेट पे क्यों सोचूं? स्टिकिंग विद द रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है मैं आपको कोई अल्टरनेट बता दूं, वैसे होता तो नहीं है, लिस्टिंग करने के दो ही तरीके होते हैं, या खुद लिस्ट हो जाए या रिवर्स टेक ओवर करवा लो। ठीक है, ठीक है, होते तो ये ही दो तरीके हैं। लेकिन सपोज मैं कोई अल्टरनेट लिख देता हूं यहां पे, मुझे नंबर कितने मिलेंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि सवाल ही नहीं है उसका। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, डिस्कसिव क्वेश्चन में, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो भी आपने जवाब में लिखना है वो रिक्वायरमेंट की इनलाइन लिखना होता है। नहीं तो हमजा अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट है तो सही। हम कंपेयर आरटीओ को आईपीओ से कम कर रहे हैं, तो अगर आरटीओ में प्रॉब्लम है तो आईपीओ कर लो। अगर ये मैंने प्रॉब्लम आरटीओ में बताया है तो किसके अगेंस्ट बता रहा हूं? आईपीओ के अगेंस्ट ही बता रहा हूं ना। कंपैरिजन तो इन्हीं दोनों का चल रहा है। तो इनहेरेंटली इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन फिर क्या? आईपीओ। जब मैं आरटीओ का डिस कंपैरेटिव आंसर कर रहा हूं, तो एक का एडवांटेज दूसरे का डिसएडवांटेज है। ठीक है जी। और भी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतना आंसर कंप्लीट था, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आप एग्जामिनर का आंसर इसका रीड करना, शायद आपको एक दो एडवांटेज डिसएडवांटेज और नजर आ जाए। ठीक है, ठीक है हमजा। तो रिक्वायरमेंट से बाहर नहीं जाना आपको। आपको जितना भी अपना आंसर करना है रिक्वायरमेंट के दायरे के अंदर करना, क्योंकि जितना हम बाहर जा रहे हैं, ऑलरेडी टाइम प्रेशर बहुत है, टाइम पे पेपर खत्म नहीं होता, और फिर ऊपर से ये कैसे करेंगे हम? नहीं, जनरल आज की डिस्कशन में या अब से जनरल कुछ नहीं है। अगर आपको पेपर में अच्छा स्कोर करना है ना, देखो जनरल की कोई लिमिट नहीं होती। फिर यही गलती हम अपने आंसर में भी जाके करते हैं। अब हमारी जो प्रैक्टिस है वो जनरल कुछ नहीं है, जो भी है सिनेरियो के साथ है, रिक्वायरमेंट के इनलाइन। हमें ये आदत डालनी है कि हमने रिक्वायरमेंट से बाहर जाना ही नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। हम कभी कभी मार्किंग वगैरह में देखें ना, तो ये बड़ा एक मसला होता है। कुछ बच्चों ने बातें ठीक लिखी होती हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट की इनलाइन नहीं होती ही नहीं। अब क्योंकि वो रिक्वायरमेंट की इनलाइन है, तो पैराग्राफ 3 लिखे हुए हैं, बच्चे ने कोई 15 मिनट लगा दिए होते हैं, नंबर उसका आगे 0 होता है। तो 15 मिनट तो जाया किए ना आपने। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट मार्क्स जाया किए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। ठीक है, तो फजूल आर्गुमेंट लिख के जो रिक्वायरमेंट में नहीं पूछे गए, उससे बाहर जाके हमें कुछ नहीं मिलना। इसीलिए रिक्वायरमेंट को माइंड में रखते हुए सारी जो है ना वो आपकी प्लानिंग। ठीक है।